वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस में 18 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। अगर हम बात करें टारगेट या अप्रोच की, तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर एक साथ, यानी कि हम एक जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो। दैट मीन्स हमारा क्लियर फोकस है कि जितना भी जो है वो गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू करंट अफेयर जो है वो डेली न्यूज़ में आता है उसको हम कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। प्लस साथ के साथ में न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम जो है वो एडिटोरियल एनालिसिस पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो कि मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। टारगेट हमारा पीवाईक्यूज़ को जो है वो लिंक करना है, लाइक जो भी करंट अफेयर्स जो है वो न्यूज़ में रहते हैं उसको हम जो है वो पीवाईक्यू के साथ लिंक करते हैं और प्रॉपर जो है वो फिर जो है उसको कवर करते हैं, ताकि स्टैटिक के साथ जो है वो करंट भी कवर हो या फिर करंट के साथ जो है वो स्टैटिक को भी लिंक कर सके। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। प्लस साथ में चेक कर सकते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, जिसमें जो हम डेली के करंट अफेयर को जो है वो कवर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंट स्टैम्पेड के बारे में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड हुआ, जिसमें जो है वो ट्रेन्स को लेकर कन्फ्यूज़न हो गया और देन ये कहा जा रहा है कि अराउंड 18 जो है वो लोग यहाँ पर मारे गए। तो स्टैम्पेड अभी पहले अगर हम बात करें महाकुंभ में भी ये देखी गई थी, जहाँ पर अबाउट 20 लोग जो मारे गए। तो ये कंसर्न है। अभी स्टैम्पेड यानी कि भगदड़, भगदड़ एक एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर है, यानी कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेजेबल है। और गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू एज वेल एज काफ़ी सारे जो सोशल साइंटिस्ट है वो भी ये कहते हैं, या फिर अगर हम बात करें पर्सनालिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट जो कि सोशल वर्क कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो स्टैम्पेड है इसको एड्रेस किया जा सकता है, ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लाइक फेक न्यूज़ का स्प्रेड हो गया या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक कारण हो सकते हैं। और या फिर जो आपके पास जो क्राउड है उसको प्रॉपरली जो मैनेज नहीं किया जा रहा, वो भी एक कंसर्न रहता है रिगार्डिंग द स्टैम्पेड। तो एक सीरियस कंसर्न हमारी सोसाइटी के लिए बनता जा रहा है और कल्चर के लिए, स्पेशली अगर हम इसको महाकुंभ से लिंक करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अभी इस टाइम पे बात करें। और एक मैनेजेबल जो है वो ये डिज़ास्टर है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल फिर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मेंस में जो है ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट और स्पेशली इस तरह के डिजास्टर्स। तो स्टैम्पेड को हम एक तो एक अर्बन डिजास्टर से भी लिंकअप कर सकते हैं, ठीक है, कंसर्न है। और फिर इसमें क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो उसको हम प्री, यानी कि डिजास्टर अगर कोई आपको प्री प्रिपरेशन पहले करके रखनी है तो वो, जिसमें मॉक ड्रिल वगैरह इंक्लूड होते हैं। देन ड्यूरिंग में क्या होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस आते हैं। और पोस्ट में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो सेंटर्स वगैरह, रिहैबिलिटेशन सेंटर, या फिर अगर हम बात करें जो है वो जो भी इफेक्टेड या पीपल होते हैं उनको जो है वो एक सेफ प्लेस पर लेकर जाना, यहाँ पर जो है वो टारगेट रहता है, और उनको प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना आफ्टर द डिजास्टर। तो ये सभी इसमें इंक्लूड होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये सभी जो है वो तीनों विंग यहाँ पर काम करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग चलती है। और इसके रिगार्डिंग हमें जो है वो मेंस में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद है इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो ओमान में हुई, और यहाँ पर जो है वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने अटेंड किया इसको। तो यहाँ पे काउंटर पार्ट में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे मुलाकात हुई है, यहाँ पर उनसे बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या याद रखना है रिगार्डिंग लाइक इंडियन ओशन रीजन, तो सबसे पहले तो देखो ये जो रीजन है इंडियन ओशन रीजन, ऑलमोस्ट यहाँ पर 36 के अराउंड जो है वो आइलैंड नेशंस है, और ये आइलैंड नेशंस जो है वो बिगेस्ट ट्रेड रूट का पार्ट है, यानी कि लाइक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट, ये दोनों के दोनों जो है वो बिजिएस्ट जो है वो ट्रेड रूट्स है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर कि यहाँ पर जो मेराइन जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा रीच है, कोरल रीफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लस साथ में एक ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें हम आसियान नेशंस का एग्जांपल लिख सकते हैं। और उसके बाद अबंडेंट रिसोर्सेज, स्पेशली अगर हम बात करें नेचुरल, लाइक मानसून यहाँ पर है। और ये जो रीजन है 15% ऑफ द ग्लोबल फिशरी अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो वो इसी रीजन से है। देन चैलेंजेस भी इस रीजन में है, लाइक डोमिनेशन ऑफ चाइना, वन पार्टी एक ही तरफ जो है वो डोमिनेशन चल रहा है एक कंट्री का, तो दैट इज़ चाइना। और साउथ चाइना से इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रह सकता है, डिस्प्यूट भी इसमें ये हम बता सकते हैं। प्लस साथ में
चाइना की जो पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट और रोड जो आपका उनका जो इनिशिएटिव है रोड वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसमें जो ये फैक्ट रहता है अभी किस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है किसको जो है वो देखो, एक तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, जो आपको याद रखना है पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद जो आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस लाइक जैसे श्रीलंका में अगर हम बात करें, श्रीलंका में काफ़ी क्राइसिस देखे गए थे, फिर उसका बाद IMF ने उसको जाओ फंड प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल। देन बांग्लादेश में अभी चल रहे हैं। म्यांमार में अगर हम बात करें तो मिलिट्री रूल, म्यांमार में क्या है मिलिट्री रूल चल रहा है, तो वो भी कंसर्न हो गया। फिर उसका इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ लाइक कलादन प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग भारत ने और म्यांमार ने दोनों मिलकर एक ऑपरेशन जो है वो सनराइज़ भी शुरू किया था, और ये ऑपरेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा था। लेकिन उसके बाद म्यांमार में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो रिप्लेस हो जाती है। इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ में आप टेररिज्म को एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, टेररिज्म एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ लाइक रोहिंग्यास, तो रोहिंग्यास को भी यहाँ पर जो है लिखा जा सकता है। तो ये कुछ एक चैलेंजेस है जो कि इंडियन ओशन रीजन के साथ जो है वो लिंक कर रहे हैं। इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया क्या स्टैंड कर रहा है, तो देखो इंडिया पहले तो नेशन अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर, तो सॉफ्ट पावर पॉलिसी जो है वो फॉलो करता है, सॉफ्ट हार्टेड पॉलिसी फॉलो करता है, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी चल रही है, और इसमें हमारी एक्टिस्ट पॉलिसी भी है। जो पहले लुकिस्ट थी हमने उसको एक्टिस्ट बनाया, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पर। स्पेस कोलैबोरेशन हमारी चल रही है, स्पेस लेवल पर अगर हम बात करें तो मिसाइल अगर हम बात करें सैटेलाइट्स लॉन्च करा है। इवन फिलीपींस की बात करें तो उनको अपने ब्रह्मोस जो है वो प्रोवाइड करी। तो इस तरह से हम इसको लिंकअप कर सकते हैं इंडिया के साथ। उसका नेक्स्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी, क्योंकि रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो ये एडिटोरियल है जो कि न्यूज़पेपर में मेंशन है, द हिंदू। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पंचायती राज मूवमेंट इज़ इन डिस्ट्रेस, तो दैट मीन्स कंसर्न यहाँ पर मेंशन होंगे रिगार्डिंग द पंचायती राज। तो हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट समझो कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पंचायती राज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 टायर सिस्टम की हम बात करते हैं, जो कि सेलियंट फीचर है हमारे संविधान का। क्या है? सेलियंट फीचर है। और उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसको लेकर एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये जब कंसेप्ट है, जब इसको ग्रास रूट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो इस एडिटोरियल से हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो पंचायती राज मूवमेंट इन डिस्ट्रेस, ये टाइटल हो गया, थीम हो गई। तो इसमें इंट्रोडक्शन बनाते हैं। पंचायती राज को जो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। शेड्यूल जो है वो 11 ऐड किया गया, जिससे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है ग्रास रूट डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे कंसर्न है कुछ, हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पे कि वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, और एक वो माइलस्टोन है रिगार्डिंग द वुमेन रिप्रेजेंटेशन स्पेशली इन द गवर्नमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पर चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज आ रहा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी अगर हम बात करें तो पंचायत भवन जो है वो लाइक पुरानी बिल्डिंग्स है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, प्रॉपर पूरा सैनिटेशन के रिगार्डिंग कंसर्न जो है वो रेज होते हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं। एक मीटिंग हॉल प्रॉपर नहीं है पूरा। देन उसके बाद डिक्लाइन इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो रही है, स्पेशली स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। स्टेट जो पूरा जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, तो स्ट्रिक्ट जो है वो कंट्रोल रह रहा है स्टेट का पंचायती राज के ऊपर। इरोजन ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी, जो फिजिकल ऑटोनॉमी की बात की जाती है रिगार्डिंग इन पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो उसको यहाँ पर इरोड कर दिया गया है। वहाँ पर जो है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो है वो लिमिटेड फीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लिमिटेड फंक्शन जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं पंचायत को। रूरल अर्बन लिफ्ट, स्पेशली माइग्रेशन, मतलब गाँव से लोग जो शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है वो फिर डायरेक्ट जो है वो पंचायती जो सिस्टम, पंचायती राज जो सिस्टम है उसके ऊपर पड़ता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद पॉइंट आपने एक फैक्ट ऑब्जर्व करना कि विलेजेस के अराउंड में छोटी छोटी सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ बननी शुरू हो गया, जिससे फिर जो है वो रेलिवेंस जो है वो पंचायती राज सिस्टम का वो कम होता जा रहा है। देन उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, या फिर अगर हम बात करें अदर गवर्नमेंट्स की स्कीम्स जो कि डायरेक्टली लिंक कर रही है लोगों के साथ, तो उसमें जो पंचायत का इंटरमीडिएट रोल हुआ करता था पहले, फिर अब वो कम हो गया है। देन रिवाइवल स्ट्रेटेजीज़ क्या हो सकती है जो इसमें मेंशन की गई एडिटोरियल में। तो सबसे पहला है कि स्ट्रेंथन करने की जरूरत है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो उसके लिए हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है हमारी, जिसको हमने अडॉप्ट किया था हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 40, जिसमें हमने कहा था विलेज पंचायत,
तो उसके लिए हमें जो है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए, रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म होने चाहिए। फिजिकल ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, प्लस साथ में रूरल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करना चाहिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, माइग्रेशन को रोकना चाहिए ताकि कम से कम लोग जो है माइग्रेट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेयरनेस कैंपेन स्प्रेड करनी चाहिए रिगार्डिंग द पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों का जो शेयर है हम उसको जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर सके इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंस्टीट्यूशन लाइक पंचायती राज। और पंचायती राज में एक कॉमन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ ग्राम सभा, ग्राम सभा जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज, यूपीएससी एज वेल एज अदर एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक रहते हैं और एक ना एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। अब मणिपुर में किस तरह से फंक्शन करेगा उसके रिगार्डिंग जो है वो ये जो है वो प्रॉपर पूरा एडिटोरियल है द हिंदू में मेंशन्ड है। अब अगर हम बात करें बेसिक, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डिस्कस करते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में अभी रिसेंटली जो है वो लगाया गया है अंडर आर्टिकल 356 जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अब ये जो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, इसका दो ग्राउंड है, एक तो आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 365। 356 जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, यानी कि जब जो स्टेट जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, मेजॉरिटी लूज कर जाती है, या फिर जो है सीएम रिजाइन कर देता है, कुछ भी एक कारण होता है। देन उसके बाद आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 जनरली जब सेंटर की कोई डायरेक्शन है स्टेट उसको नहीं फॉलो करती है तो उस केस में जो है वो फिर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगता है, लेकिन लगेगा आर्टिकल 356 के अंडर ही। एक ये पॉइंट हो गया बिल्कुल बेसिक। रीजंस अगर हम बात करें मणिपुर में अभी क्यों लगाया गया, तो देखो वॉयलेंस जो है वो अभी वहाँ पर देखा जा रहा था, वॉयलेंस एक्टिविटीज़ बिटवीन द ट्राइबल कम्युनिटीज़ मैती एंड कुकी जू, ये कब से चल रहा है, मई 2023 से, और इसमें अराउंड 285 डेथ जो है वो देखी गई है, प्लस 60,000 के अबव जो है वो डिस्प्लेसमेंट के केसेस यहाँ पर देखे गए, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा बेघर हो गए हैं स्पेशली ड्यू टू दिस वायलेंस। अब प्रेसिडेंट रूल ठीक है, कॉमन सा एक टॉपिक हो गया, यहाँ से प्रेसिडेंट रूल लिंक कर रहा है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा प्रेसिडेंट रूल का, ये एमरजेंसी प्रोविजंस में मैंशनड है। ये कहाँ पर एमरजेंसी प्रोविजंस, और एमरजेंसी प्रोविजंस में आर्टिकल 352 सबसे पहला आता है जिसमें नेशनल इमरजेंसी कहा गया है। और नेशनल इमरजेंसी को वहाँ पर जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेकिन जो प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल है वो पार्लियामेंट से आता है, और पार्लियामेंट यानी कि बोथ हाउसेस जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर पास करते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 356 के अंडर जो आपका जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, इसका जो अप्रूवल रहता है प्रोक्लेमेशन का वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। वो किससे होता है, सिंपल मेजॉरिटी से, दोनों हाउसेस। और अगर यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है तो देन उसके बाद 6 मंथ्स तक जो है वो रहेगा। अभी हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद आर्टिकल 356 में होगा देखो प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी भी इसको कहते हैं, और आर्टिकल 360 में होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक भारत में नहीं लगी है। प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 याद रखना सबसे पहले पंजाब में लगा था, देन उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बार, तो वो सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में भी लगा है। कितनी बार, 11 बार टोटल। देन प्रेसिडेंट रूल की जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोक्लेमेशन जो है वो दोनों हाउसेज अप्रूव करेंगे सिंपल मेजॉरिटी के साथ। देन उसके बाद 6 मंथ्स तक रहेगा, फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद अगेन जो है वो मैक्सिमम जो है वो 3 ईयर्स तक रह सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। और रिवोक जो है वो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट को जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमानी केस 1994 में ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन है इट्स अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्बिट्ररी जो एक्शन है उससे स्टेट्स को बचाया जा सके, और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है उसको प्रमोट किया जाए। डेमोक्रेटिक जो जो हमारी संविधान है उसके स्पिरिट को अलाइव रखा जाए यहाँ पर, चेक एंड बैलेंसेस को, प्रिंसिपल को प्रमोट करके। अब उसके बाद देखो एक पॉइंट आप यहाँ पर समझो कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका जो मेन काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स को प्रमोट करना। स्पेशली एक ये हो गया पॉइंट पंचायती राज में, इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि देखो ये लिंक करता है बिल्कुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी के साथ। हम एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं ना, डुअल पॉलिटी। तो डुअल पॉलिटी यानी कि सेंटर स्टेट। तो जब सेंटर स्टेट की बात करते हैं तो उसमें अभी जो थर्ड टायर सिस्टम पे अगर हम चलते हैं, जो कि सेलिएंट फीचर में आता है, दैट इज़ पंचायत। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर होती है। तो इसमें जब हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो देन उस केस में क्या किस तरह से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है वो कंसेप्ट लिंक होता है, उसको भी हम साथ में यहाँ पर जो है वो लिंक करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो ये प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन है या फिर अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल है स्टेट में, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। तो इसमें ये एक लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन की तरह होता है। तो इसमें किसके ऊपर क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नॉर्मल वैसे वर्क करते रहेंगे, लोकल गवर्नमेंट काम करती रहेगी अपना,
जो हाई कोर्ट होते हैं वो भी अपना वैसे ही काम करेंगे प्रॉपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी यहाँ पर हाई कोर्ट के बाद देखो हाई कोर्ट हो गया, और जो स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे पहले उसको क्या सस्पेंड किया जाता है, फिर उसको डिसॉल्व किया जाता है। तो एक आपके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो वैसे ही काम करते रहेंगे, और हाई कोर्ट भी अपना वैसे ही काम करते रहेंगे नॉर्मली, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व, वो पहले सस्पेंड होगी, फिर उसका डिसॉल्व जो है उसको कर देते हैं। प्लस इसमें एक और हमें पॉइंट याद रखना, दैट इज़ आर्टिकल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 44th 1978। ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो की गई 44th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रेसिडेंट की सुपर पावर थी ना रिगार्डिंग द इमरजेंसी, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स। स्पेशली अगर हम बात करें लाइक जिसमें जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो पीएम की फुल पीएम ने जो कह दिया वो फाइनल हो जाएगा, ऐसा था। लेकिन उसके बाद 44th अमेंडमेंट में रिस्ट्रिक्ट किया गया था इसको। यहाँ पर रिटर्न रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है वो वेरी करती है। देन उसका नेक्स्ट है 38th नेशनल गेम्स। 38th नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें तो अभी ये उत्तराखंड में हुई, और अगर हम बात करें यहाँ पर 39th जो है वो मेघालय में होगी। 38th जो है वो आपका 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चली थी, जिसमें अगर हम बात करें मैस्कट जो है वो मौली है, ठीक है, और ये जो है वो उत्तराखंड का जो है वो स्टेट बर्ड है मोनाल, उससे लिंकअप करता है। देन उसके बाद टॉप परफॉर्मर अगर हम बात करें तो सर्विस स्पोर्ट बोर्ड कंट्रोल, ये फर्स्ट पर है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा। तो याद रखना सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो फर्स्ट पर है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर है हरियाणा। देन उसके बाद आपको याद रखना है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स बजट हमारा 2014 में 800 करोड़ था, अभी 2025-26 के लिए वो 3800 करोड़ हो गया है। तो ये एक अचीवमेंट है रिगार्डिंग द लाइक स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बजट की अगर हम बात करें। प्लस उसके बाद इंडिया का एम है कि वो ओलंपिक गेम्स को 2036 में होस्ट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एट द एंड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट डिड 2 रिमोट ट्राइबल हेमलेट रिसेंटली रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1978 इन 78 ईयर्स। 78 साल में पहली बार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के 2 ट्राइबल जो वो रीजन्स में। देन उसका नेक्स्ट है, विच कंट्री इज इन्वॉल्व इन द बायलैटरल ट्रेड मिशन विद इंडिया एमिंग टू रीच $500 बिलियन बाय 2030। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएसए गए थे, तो ये डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो यूएस रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स। देन उसका नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एनेक्टेड, 1950, 1951, 1952, 1961। द करेक्ट आंसर इज 1951। देन उसका नेक्स्ट है, विच स्टेट इज करेंटली अंडर द प्रेसिडेंट रूल ड्यू टू ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस एंड गवर्नेंस इशू। योर ऑप्शंस आर असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। और वायलेंस एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो यहाँ पर जो अभी पहले जो है वो सीएम मैनेज कर रहे थे, लेकिन सीएम ने जब रिजाइन कर दिया तो फाइनली प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग गया। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 163 कंट्रीज इवेलुएटेड। द करेक्ट आंसर इज 116, यानी कि 116 जो है वो रैंक है। आई होप जितने भी करंट अफेयर हमने आज डिस्कस किया या एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें, ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।